फ्रीजिंग ऑफ आइस। फ्रीजिंग ऑफ आइस। शिफ्ट हो जाएगा। चलो, ये एक बढ़िया टॉपिक है। वैसे तो इसका फॉर्मूला ही काम का है, पर एक बार इसकी पूरी मैथ्स पूरी फिजिक्स समझ लेंगे ना तो मजा आ जाएगा। तो बढ़िया डायग्राम बनाते हैं। अभी लेटेस्ट 2019 में पूछा गया है। कल के आपने होमवर्क जिन्होंने किया हो उसमें भी एक सवाल था। ठीक है, चलो अब बिल्कुल बातचीत बंद कर दें और डायग्राम बनाएं। ये एक बीकर है जिसमें पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पर और सराउंडिंग का टेम्परेचर है -θ। ये T बराबर 0 पे डायग्राम है। अब सुनना सीरियस हो गया ना, थोड़ी बातें आज कठिन है और इंटरेस्टिंग है। ये बीकर में पानी भरा हुआ है या पॉन्ड में पानी है 0 डिग्री पर और वातावरण का तापमान -θ है। -θ मतलब समझे, 0 डिग्री से भी कम। अब सोचिए क्या होगा, बर्फ जमेगी। क्यों बर्फ जमेगी? क्योंकि हीट कहां से कहां फ्लो करती है, हायर से लोअर। 0 हायर है और -θ लोअर है। बात को समझो। उदाहरण के तौर पर मान लो -5 और ये 0 है, ये -5 है, तो बड़ा कौन? 0। हीट जाएगी हायर से लोअर। अब बात सुनना, जब हम पानी को गैस पे रख के गर्म करते हैं तो पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, पानी गर्म होता है। उल्टा सोचना, अगर पानी में से हीट को निकाल दोगे तो पानी क्या हो जाएगा? जम जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? वापस बोलता हूं, बर्फ को हीट देते हैं तो बर्फ पिघलकर पानी बनती है। छठी क्लास से समझ रहे हैं। उल्टा भी तो सोचो, अगर पानी में से हीट को निकाल दिया जाए पानी जम जाएगा। बच्चे, रेफ्रिजरेटर में भी यही होता है। जो अपन सामान फ्रिज के अंदर रखते हैं ना, तो कंप्रेसर करता क्या है, उसमें से हीट को खींचता है और जब हीट को खींचता है तो सामान का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सामान ठंडा हो गया। तो हो क्या रहा है, हीट जा रही है कहां से कहां, हायर से लोअर। तो बताइए बर्फ जमना चालू हो जाएगी। माना टी टाइम बाद बर्फ जम गई, वाई। चित्र बनाते जाइए, ये बर्फ जम गई। ऊपर टेम्परेचर -θ, नीचे पानी है। अच्छा, ऊपर जमेगी क्या, ये बात सही है। सबसे पहले लॉस कौन करेगा वातावरण को? सबसे ऊपर वाली लेयर। तो ऊपर से बर्फ जमना चालू हो जाएगी। चित्र बनाते जाइए। टॉपिक जबरदस्त है, फॉर्मूला रटना अलग होता है, पर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग बड़ी जबरदस्त है इसमें। ये बर्फ जम गई साहब। ये चित्र कब का है बताइए? एट टाइम टी। टी टाइम पर ये चित्र है। ये चित्र कब है? 0 पर। अब सुनना क्या होगा, अगले dt समय में और बर्फ जगी। माना अगले dt समय में कितनी लेयर बर्फ की और जम गई? dy। दिस इज dy लेयर इज अंडर फ्रीजिंग। जो क्या हो रही है? जम रही है। हीट कहां से कहां जाएगी? अब इंपॉर्टेंट है वो सुनना। हीट पानी से जा रही है वातावरण में, पर पता है किस में से होके जाएगी? आइस में से। और आइस है सॉलिड, मतलब यहां क्या लगेगा? कंडक्शन। ये चमकता नहीं है बच्चों को, इसलिए मैं डेरिवेशन पे जा रहा हूं। वापस सुनना। ठीक है सर, T बराबर 0, ओके। बीकर में पानी भरा हुआ है, वातावरण का तापमान 0 से भी कम, ठीक है। बर्फ जमना चालू होगी। T समय बाद Y बर्फ जम चुकी। अगले dt समय में अब ये बर्फ जमने वाली है।
तो हीट कहां से कहां जाएगी, वही हायर से लोअर, उसको जाना वातावरण में किसमें से होके जा रही है, आइस। आइस कौन है, सॉलिड। सॉलिड में आप पढ़ते हो कंडक्शन, रोज पढ़ रहे हो, डी क्यू बाय डी टी के ए T1 माइनस T2 बटे, याद करिए, इस बात को पहले समझिए, फिर तो मैथ्स लगा के आंसर आ जाएगा। पर आपको ये बात समझ में चाहिए, टी समय बाद वाई बर्फ जम चुकी, ओके, अगले dt समय में और बर्फ जमेगी कितनी, dy, dq हीट फ्लो करेगी कहां से कहां, नीचे से ऊपर, कहां से होके गुजरेगी, आइस में से। आइस से कंडक्शन होगा, बिल्कुल सही सुना, क्या शब्द सुना, कंडक्शन होगा। आइस सॉलिड हो चुकी है, यस और नो। अब तो बहुत आसान है, फॉर्मूला बोलिए, डी क्यू बाय डी टी बराबर के किसका लोगे, आइस का, के आइस, एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस ये है 0 पर, ये है माइनस थीटा, बोलो T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, और T2 खुद किस पर है, माइनस थीटा, डिवाइडेड बाय लंबाई, कितनी लंबाई में से होके गई, बताओ ईमानदारी से, वाई। ये एल क्या होता था, उस रॉड की लंबाई जिसमें से हीट फ्लो हुई। ईमानदारी से बताइए, क्या आपकी हीट इसमें से होके निकल रही है, तो बताइए कितनी लेंथ हो गई, कितनी लेंथ, वाई, हाँ या ना, हो गया सब। अब आप सुनना, ये पानी जमने वाला है, जमना है, कैलोरीमेट्री याद करिए, Q बराबर ml, याद करिए, जमने के लिए कितनी हीट चाहिए होती है, Q बराबर ml। बताइए m क्या है, मास, किसका मास, जो हिस्सा भी जमने को तैयार है, मास को क्या लिखेंगे, एरिया इंटू लेंथ, ये तो हुआ वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी, ये हो गया मास। थोड़ा दोहराइए दिमाग, मास, मास को लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, मजा आएगा, एरिया ए, लेंथ, कौन सी लेंथ जमने को तैयार है, डीवाई या वाई, डीवाई, बहुत बढ़िया, डीवाई जमने को तैयार है, डेंसिटी, डेंसिटी इंटू एल, ये क्या आ गया आपका, डी क्यू, बोलो, इस dq को उठाकर यहां रख दीजिए, करिए सॉल्व, डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, बस अपन समझना चाहते हैं, फाइनल आंसर ही काम का है। एक बार और समझाऊंगा, नोट करिए तसल्ली से, 2-3 बार और सुनिए, होमवर्क करिए, आपको कल भी होमवर्क दिया था, होमवर्क करेंगे तभी काम होगा, आज भी होमवर्क मिलेगा, एक दिन भी मत छोड़िए, लगातार 18-19 दिन होमवर्क करना है, तो थर्मल कब्जे में आ जाएगी। अभी थर्मल के 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, परंतु पुराने समय में कोविड से पहले थर्मल हाईएस्ट वेटेज पे रहता था 11वीं के, 5 से 6 प्रश्न। कौन सी बात ऊपर से गई आप मुझे बताओ, पहले लिख लो ताकि लिखने का काम हो जाए, फिर वापस समझाता हूं धीरे धीरे तसल्ली से। आज पूरा कंडक्शन पढ़ना, शॉर्ट नोट बना लेना साथ के साथ, कंडक्शन खत्म शॉर्ट नोट बना लेना। बंटी मोबाइल बंद, बंटी मोबाइल में घुस गया तुरंत कि भाई लिख लिया चलो मोबाइल देख लो, मत किया करो ऐसा। ये डी आ गया, डी क्यू को वहां पुट कर दीजिए। अच्छा ये रो किसका लेंगे, तुक्का मारो तो, पानी का या बर्फ का, पानी का, जम कौन रहा है, पानी, ये क्वेश्चन किसके लिए बनाई है, पानी के लिए, रो वाटर।
चलो यहाँ पुट कर दो, तो डी क्यू की जगह आ जाएगा ए डी वाई रो डब्ल्यू इंटू एल, ये लेटेंट हीट है, ध्यान रखना लेटेंट हीट होती है, अपॉन डी टी, ये डी क्यू रख दिया, मुझे बताना गलत तो नहीं है। फिर के ए थीटा वाई वाई, एक बार भाइयों चेक कर लो, डी क्यू पुट किया है, क्या यही एक्सप्रेशन आएगा क्या, देख लो तसल्ली से। मैंने स्लाइड चेंज कर दी है, आप कहें तो पहले ये स्लाइड लगा देता हूं, देख लो ये हो गया क्या पूरा। एक बार और समझाता हूं, आराम से सुनो, कोशिश करो बोलने की, घर पे भी पढ़ो ना तो शब्दों में बोला करो, तो आप सब्जेक्ट को एंजॉय करोगे। सर टी बराबर 0 पे डायग्राम, बर्फ में पानी, ओ बीकर में पानी भरा हुआ है 0 डिग्री पर, वातावरण का तापमान 0 से भी कम है। बात नंबर 1, क्या होगा जब वातावरण 0 से भी नीचे चला गया, ठंड हो गई है, तो बर्फ जमेगी, हीट कहां से कहां जाएगी, हायर से लोअर। टी समय बाद माना कितनी बर्फ जम चुकी है, वाई, अगले dt टाइम में कितनी बर्फ जमने वाली है, dy, हीट हायर से लोअर। पर जो मस्त बात है वो सुनिए, ये हीट इसमें से बर्फ में से होके गुजरेगी, और बर्फ क्या है, सॉलिड। अगला वाक्य सुनोगे तो मजा आ जाएगा, इस बर्फ के अंदर भी तापमान अलग अलग है। कैसे सर, ये बात कठिन बोल दी आपने, क्यों भाई कठिन क्यों है, देख कल वो रॉड की बात करते थे, याद करो, ये 100 पे, ये 0 पर ये हीट जाती थी, याद है मैंने बताया था, ये 90, ये 80, ये 70, याद करो, इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर कम होता था। तो वही बात यहाँ क्यों शर्म आ रही है, ये आइस है, आइस का नीचे कितने पर है, 0, आइस का ऊपर है -10, तो लगातार टेम्परेचर कम होता है ना भाई, -2, -5, -7, -9, मतलब आइस के अंदर भी तापमान अलग अलग होगा। इस रॉड में क्या पूरा तापमान एक होता था क्या, बोलो ना, शर्म काहे की, पूरी रॉड एक ही तापमान पे होती थी, अगर एक ही तापमान पे होती तो हीट फ्लो कैसे करती भाई, अगर हीट फ्लो हो रही है तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हो रही है, मतलब आइस के अंदर भी अलग अलग लेयर में तापमान अलग अलग होगा। सबसे लोअर कितने पर है बताओ, 0 पर, सबसे ऊपर -3 पर, बीच में तो सब में अलग अलग होगा। ऊपर से जा रही है क्या बात, मॉडर्न शुरू कर दें क्या, चलो, तो ये डी क्यू का वैल्यू रख दिया, अब कुछ कट रहा है क्या, ए से ए कट रहा है, और बोलो, अब मुझे चाहिए y, y को यहाँ भेज दीजिए, y dy, बाकी सबको यहाँ भेज दीजिए, के आई थीटा अपॉन रो डब्ल्यू एल इंटू डी टी, देख लो, इंटीग्रेशन कर दो, बताओ लिमिट बोलो, चिल्लाओ, t बराबर 0 पर कितनी बर्फ जमी हुई थी, t बराबर 0 पे कोई बर्फ नहीं थी, 0, और t टाइम बाद कितनी बर्फ हो गई, y, y की पावर 1 का इंटीग्रेशन, वाई स्क्वायर बाय 2, के आइस बाहर, थीटा बाहर, रो डब्ल्यू बाहर, एल बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन टी, बराबर आ जाइए, आंसर ही काम का, बिल्कुल ईमानदारी। पर क्या है, इतनी बात सुनने पर ना टॉपिक की थोड़ी गंभीरता और आपको पता चलती है, शॉर्ट नोट में तो सीधा फॉर्मूला ही लिखा जाएगा जो मैं भी लिखूंगा, पर इतनी बातें सुनी, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, कच्ची पक्का भी समझ में आया, पर जितना समझ में आया ना वो भी फायदेमंद है, कि अच्छा हीट विड्रॉ करेंगे तो पानी से बर्फ बनता है, वो हीट आइस से कंडक्ट हो रही है, आइस सॉलिड हो गई है, कंडक्शन हो रहा है, ये शब्द पकड़ में आएंगे, मजा आएगा सब्जेक्ट पढ़ने में। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वाई स्क्वायर बाय 2 के आइस थीटा रो डब्ल्यू एल इंटू टी,
तो याद रखिए वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी। ये है काम का बस। वाई क्या है? वाई वाई वो थिकनेस जो जम चुकी है। टी क्या है? टाइम। टी टाइम में वाई थिकनेस बर्फ की जमी, और उसका रिलेशन होगा वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी। अब उस सवाल को पकड़ते हैं 2019 का जो कल के उसमें था, वो देखो तो। क्वेश्चन कॉपी में लिख चलो, तभी बाद में पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए क्वेश्चन आपको किस में? 1 में, 2 में? 2 में क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, पढ़ो आराम से क्या कह रहा है। पहले उस पर एक सवाल लिखाता हूं, फिर ये करना आप घर पे होमवर्क में वापस। पहले क्वेश्चन लिखो। 1 सेंटीमीटर थिकनेस की बर्फ में 1 घंटा लगता है, तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर जमने में कितना समय और लगेगा? प्रश्न वापस पढ़िए। 1 सेंटीमीटर की बर्फ जमने में कितना समय लगता है? 1 घंटा। तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर और जमने में कितना समय और लगेगा? बहुत आसान, वही रिलेशन काम का है, बस ईमानदारी से लगाना आना चाहिए। वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी। वाई वन स्क्वायर, वाई टू स्क्वायर, टी वन बाय टी टू। तसल्ली से लगाओ, कोई जल्दबाजी नहीं। वाई वन पहले कितनी बर्फ जमी हुई है? 1। ओके। इसका समय T1 1 घंटा। Y2 नई कितनी बर्फ हो गई? 2। यही मजेदार है। नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर, तो कुल अब थिकनेस कितनी हो गई भाई? 2 T2। तो 1/4 बराबर 1/T2। T2 4। क्या कह रहे हैं? 4 घंटा 2 सेंटीमीटर जमने लगा, सही है ना? 1 सेंटीमीटर का तो 3 घंटा होगा, सही है ना? मतलब समझा नहीं तो क्या करना चाहता है? पहला 1 सेंटीमीटर 1 घंटे में जमा था, बहुत बढ़िया। 2 सेंटीमीटर 4 घंटे में, बहुत बढ़िया। अगले 1 सेंटीमीटर का है तो 3 लगेगा ना, तो लिखा तो ये आंसर नहीं है। नशा करके आए हैं? लिखा तो ये आंसर नहीं। तो ये 4 सेंटीमीटर उत्तर नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, 2 सेंटीमीटर जमने में है। उसने पूछा है अगला 1, तो आंसर क्या आएगा? 4
-1। बोलिए, क्लियर हुआ? सवाल ये 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, तसल्ली से समझिए। 1 सेंटीमीटर जमने में 1 घंटा, 2 सेंटीमीटर जमने में 4 घंटा, स्क्वायर में चल रहा है। पर उसने 2 सेंटीमीटर जमने का नहीं पूछा, उसने अगला 1 सेंटीमीटर। तो कुल 4 घंटे 1 घंटे पहले लग चुका है, तो बचा कितना? ये वही सवाल है, काइनेमेटिक्स का बड़ा फेमस है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1:3:5:7, याद करो, 10वीं कक्षा 9वीं कक्षा से चल रहा है वो। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो तो डिस्टेंस कवर्ड कांस्टेंट एक्सीलरेशन में 1:3:5:7, वही तो है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो तो देखिए, जो बर्फ की थिकनेस है, अगर इक्वल थिकनेस जमानी है आपको हर 1 सेंटीमीटर की, तो टाइम आएगा 1:3:5:7। बोलिए, क्लियर है? अच्छा सवाल है, बढ़िया काम का है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, y² इज प्रोपोर्शनल टू t। कुछ किताबों में इसको और सॉल्व कर देते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता है। लिमिट डाल देते हैं t1 t2, तो पता क्या हो जाएगा, y2² माइनस y1² इज प्रोपोर्शनल टू t2 माइनस t। पर जबरदस्ती फॉर्मूले मत रटिए, इससे ही काम चल जाएगा, सारे सवाल सॉल्व हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म कर दीजिए टॉपिक को, आगे बढ़ें। एक अगली हेडिंग डालिए, टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन स्टेडी स्टेट। टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन स्टेडी स्टेट। अब खुश मन से समझिएगा, अब कुछ ग्राफ के सवाल आने वाले हैं बढ़िया। पेन पेंसिल छोड़िए, आराम से मैं आपको समझाता हूं। एक कर्व है जिसका ये वाला किनारा T1 पर है, ये किनारा T2 पर है। T1 T2 से बड़ा है, बहुत आराम से। हीट कहां से कहां जाएगी, T1 से T2। रॉड की लंबाई L है, मुझे x दूरी पर टेम्परेचर पूछा है। आपके लिए ये टॉपिक है, मुझे तो पता है एक सवाल नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको कल इतने सवाल कराए, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। आपको लग रहा है टॉपिक है, हमें तो टॉपिक लग ही नहीं रहा। पता है हमें क्या लग रहा है, यह वाली हीट बराबर ये वाली हीट। आपको एक रॉड लग रही है, मैंने तो मन ही मन इसको 2 रॉड मान लिया, एक रॉड x लंबाई की और एक रॉड L माइनस एक्स। ये इतना बढ़िया तरीका भाई, 90% सवाल तो इसी से सॉल्व हो जाते हैं। 2 ही प्रोफाइल के सवाल पूछे जाते हैं, पहला जंक्शन का टेम्परेचर, दूसरा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। मैक्सिमम सवाल तो इससे सॉल्व हो जाएंगे। अब बताइए, क्या ये दोनों हीट बराबर होगी? क्यों बराबर होगी, सीरीज है या पैरेलल है? जो करंट ये होगी वही तो करंट ये होगी। आई का फॉर्मूला 15 बार लिख चुका हूं, T1 माइनस T2 बाय, और आर का फॉर्मूला, यही सच्चाई है, इससे सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। आइए करंट को बराबर करिए, साथ दीजिएगा। I1 बराबर, I1 बोलो, T1 माइनस T बटे R। I2 बोलो, T माइनस T2 बटे, बहुत बढ़िया। R1 बोलो, L बटा के ए, L नहीं X बटे के ए। R2 बोलो, L बटा के, L नहीं L नहीं। आओ खुद करो, बगैर देखे करो, मुझे T चाहिए, करो तसल्ली से करो। फाइनल आंसर याद करने वाला है, पर खुद निकाल के करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। आज कंडक्शन पूरा करना है मॉड्यूल से, उसका बिगनर बॉक्स, बिगनर बॉक्स तो क्या, कॉन्सेप्ट बिल्डर है ना, हाँ
क्वेश्चन सारे बनाने हैं आज। हाँ, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, L माइनस एक्स इंटू टी वन माइनस टी और x t माइनस टी टू। मल्टीप्लाई कर दें, L माइनस एक्स टी वन प्लस, मुझे t चाहिए सॉल्व करके, तो L टी वन माइनस एल टी माइनस एक्स टी वन प्लस एक्स टी बराबर एक्स टी माइनस एक्स टी। देखो मैं सही चल रही है क्या? एक्स टी से एक्स टी कैंसिल, टी चाहिए टी, तो टी इधर रख लो, तो उधर जाएगा तो एल टी, इसको इधर ले आओ भाई साहब, ये हो गया एल टी वन माइनस एल एक्स टी वन प्लस एक्स टी टू। भाई एक बार चेक कर लेना मैं सही कर रहा हूँ क्या? एक्स टी कट गया, एल टी को उधर ले गया हूं, इसको इधर ले आए, एक बार चेक कर लेना। तो ये हो गया एल टी वन माइनस एक्स कॉमन ले लिया, टी वन माइनस टी टू, एल से डिवाइड कर दो, तो टी वन माइनस एक्स बाय एल, टी वन माइनस टी टू। बहुत काम का है ये। मैथ्स है, आपको मैथ्स में मत उलझो, आप तो फिजिक्स चिल्लाओ, दोनों करंट को बराबर किया है। मैथ्स कठिन है क्योंकि कोई न्यूमेरिकल नहीं है, अगर यहीं 15-20 डिग्री 2 मीटर 5 मीटर होता फटाफट सॉल्व हो जाता। दिख इसलिए रहा है लंबा क्योंकि यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। अब पूछा जाता है साहब इसका ग्राफ, ग्राफ में मजे आ जाएंगे, पहले आप बराबर आ जाओ जल्दी से। स्कोरिंग है थर्मल, मजे से सवाल सॉल्व होते हैं, आसान है, मजे की बात है। पिछले 3 साल के क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको 2-3 दिन बाद, भले ही मैंने अभी केटीजी नहीं पढ़ाया, थर्मो नहीं पढ़ाया, क्वेश्चन दिखाऊंगा 3 साल के, उससे आपको आइडिया लगेगा यार एक एक लाइन में सॉल्व होते हैं, यूं ही भागने से कोई मतलब ही नहीं है। 3-4 दिन बाद दिखाऊंगा, थोड़ा अभी चैप्टर स्पीड अप कर लूं, फिर पिछले 4 साल के क्वेश्चन दिखाऊंगा, केटीजी के, थर्मो के, थर्मल एक्सपेंशन के, कैलोरीमेट्री के, सॉल्व करके दिखाऊंगा एक एक लाइन में। आपको लगेगा यार चैप्टर तो बहुत आसान है, आराम से स्कोर किया जा सकता है, इसलिए छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ये टी आ गया, अब इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, वो टर्म आगे लिख रहा हूं ये वाली, तो बताओ क्या हो जाएगी? माइनस का एक्स बाय एल टी वन माइनस टी टू प्लस टी वन। अब मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं टेम्परेचर का एक्स के साथ, अब ध्यान से देखना मजा आ जाएगा। टेम्परेचर का एक्स के साथ, y बराबर एम एक्स प्लस सी, बच्चों बोर्ड पर आओ, y की जगह टेम्परेचर, यस सर, x की जगह x, यस सर, इंटरसेप्ट बताइए, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ऊपर से। स्लोप बताओ, स्लोप, स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, ऐसे आएगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव। एक्स बराबर 0 पे टेम्परेचर था T1, जब दूसरे किनारे पे आ गए तो टेम्परेचर कितना हो गया? T2। इसे कहते हैं लीनियर वेरिएशन, लगातार टेम्परेचर
यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक ग्राफ पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में ग्राफ ही आएगा, डेरिवेशन तो हमने कर लिया, समय है समझ में आ जाए। अच्छा, 2 मिनट रुक रहा हूं, पूछो क्या नहीं आया। ग्राफ बना रहे हैं, y पे टेम्परेचर बिल्कुल, x पर x बिल्कुल सही, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, स्लोप नेगेटिव, देख लीजिए ऑब्ट्यूस एंगल, स्लोप नेगेटिव, x बराबर 0, जब एक किनारे पे थे टेम्परेचर T1, दूसरे किनारे पर आ गए टेम्परेचर बिकम्स T2। अब इसकी स्लोप क्या देती है, वो अपने आप में एक नई चीज है, उसे बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। सर ये ग्रेडियंट क्या होता है? बच्चे फिजिक्स में किसी भी के आगे ग्रेडियंट लग जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है लेंथ से। पोटेंशियोमीटर से हट गया, पर आपने पढ़ लिया है, वहां पे सर ने सिखाया था पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद करो, एक्स फॉर्मूला याद है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। फ्लूइड में आएगा प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ। तो जिस टर्म के आगे ग्रेडियंट लग जाता है मतलब वो टर्म किससे डिवाइड हो जाती है, लेंथ से। जरा देखो तो, स्लोप टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, तो स्लोप क्या देती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और ध्यान से बताओ, क्या स्लोप वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। बच्चे स्ट्रेट लाइन की स्लोप जीवन भर कांस्टेंट, तुम यहां थीटा नापो, यहां थीटा नापो, यहां नापो, यहां नापो, हर जगह थीटा सेम है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो आज एक नई बात और निकल कर आई, स्टडी स्टेट की 2 शर्तें। पहली शर्त याद करो, पहला लेक्चर, dq/dt, और दूसरी शर्त और याद कर लो, टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कांस्टेंट। तो 2 शर्तें आ गई, रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट। तसल्ली से सारी बातें देख लो, पूछो क्या गड़बड़ है जो ऊपर से गई। शब्दों में बोलो, जब हम एक किनारे से दूसरे किनारे पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर लगातार यूनिफॉर्म रेट से कम हो रहा है, यूनिफॉर्मली कम हो रहा है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, कांस्टेंट। बोलिए बढ़े क्या आगे? करूं नेक्स्ट, करूं, जल्दी आओ, चलो। अब फॉर्मूला dq/dt, बोलो, k a t1 माइनस t2 बटे, सभी को याद है। इसी फॉर्मूले को डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखना, स्मॉल के लिए इसको लिखते हैं -ka dt/dx, वही फॉर्मूला स्मॉल एलिमेंट के लिए। सर कैसे आ गया, थोड़ा उठपटांग है, कोई उठपटांग नहीं है, आराम से देख, के ए टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस, लंबाई, लंबाई स्मॉल लंबाई,
सर माइनस क्यों गया? माइनस क्यों आया? कोई भी dt होता है वो होता है t2 माइनस t1, जबकि यहाँ है कौन? t1 माइनस t2। माइनस साइन ये बता रहा है हीट की डायरेक्शन में जाने पर टेम्परेचर हमेशा कम होता है। सोच के देखिए, हर चीज का लॉजिक देखिए। ये रॉड, ये 100 डिग्री, ये 0 डिग्री, हीट की दिशा में चलने पर टेम्परेचर हमेशा कम होता है, इसलिए वहां पर क्या साइन आ रहा है? माइनस। माइनस साइन रिप्रेजेंट in the direction of heat flow, in the direction of heat flow, temperature always decreases, temperature always decreases। और ये जो टर्म है, इसी टर्म को बोलते हैं भाइयों टेम्परेचर ग्रेडियंट। देख लो तसल्ली से। माइनस साइन का कारण बताओ। हीट की दिशा में चलने पर टेम्परेचर कम हो रहा है, इसलिए माइनस। अब 2-3 बढ़िया सवाल करके दिखाता हूं आप। पहले कल का होमवर्क भी डिस्कस कर लूं। रुकूं? बोलो। चल, अब देखते चलो। जो कॉपी करके आया, अटेम्प्ट करके आया, बढ़िया है। जो नहीं करके आया, करिए। क्वेश्चन ही सिखाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्या किया इस सवाल में? रॉड को पिघलाया और पिघलाकर एक नई रॉड बनाई हाफ रेडियस की। ये सवाल है करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस को स्ट्रेचिंग वाले, याद करो। इसकी एक ही बात होती है, वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। ये सवाल का पंच है कि रॉड को पिघलाया और पिघल के नई रॉड बना दी, तो जो रॉड का मास है वो तो वही रहेगा ना भाई। 2 किलो की रॉड थी, ये है मान लो 100 ग्राम का पेन। अब इसको मैं पिघलाकर एक लंबा पेन बना सकता हूं, पर है तो 100 ग्राम का ही रहेगा ना। मास वही रहेगा, डेंसिटी वही रहेगी, तो वॉल्यूम भी तो। यही सवाल का पंच है। पहले का वॉल्यूम बराबर बाद का वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। पाई रेडियस कर दी आधी, आर बाय 2। लंबाई नहीं पता, एल डैश। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर, एल डैश कितना? मतलब लंबाई कितने गुना? 4 गुना। और रेडियस कितनी कर दी? आधी। अब आएंगे मजे। दो चीज चेंज हो गई। अब याद करो फॉर्मूला, डी क्यू बाय डी टी के एरिया T1 माइनस टू बटे एल। एरिया की जगह लिखो पाई आर स्क्वायर बटे एल। अब सुनना, रेडियस का क्या किया? आधा। रेडियस आधा, तो आधा का
स्क्वायर, बाकी सब कचरा है। लंबाई क्या हुई? 4 गुना, लंबाई 4 गुना, तो L नहीं 4L, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 और 4 60, तो हीट पहले की तुलना में 1/60। बेहतरीन सवाल है, परीक्षा में ऐसा कैसा पूछा जा सकता है, 1 मिनट के अंदर हल होता है। बस आपको ये याद रखना है, मेल्ट करने के दौरान वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। रेडियस आधी हो गई तो लंबाई कितने गुना हो जाएगी? 4 गुना। रेडियस हाफ करेंगे तो लेंथ 4 टाइम्स हो जाएगी। बस यही सोचना इस सवाल को इंपॉर्टेंट बनाता है। आज मौका है, पिछले 3 लेक्चर का काम नहीं किया हो सारे क्वेश्चन करना, और जिसने कर लिए हैं वो आज मॉड्यूल करना। मॉड्यूल के भी क्वेश्चन टिक लगवाऊंगा, तो सात सिस्टम से जो पहले जो हमने क्लास में कराए हैं वो सारे सवाल करना, और वो आपके पूरे हैं तो मॉड्यूल पे आ जाना। बोलो अगला कराऊं? तो भैया रेडियस के बदलने पर लंबाई भी बदलेगी, यही सवाल की खास बात है। ये हुआ, ध्यान से देखें, जो हीट फ्लो होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करती है। पहले 100 110, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना? 10। बाद में 200 और 210, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना? 10। अगर टेम्परेचर डिफरेंस वही है तो हीट का फ्लो भी वही होगा, 4 का 4 ही रहेगा। कितने छोटे छोटे सवाल और लॉजिकल क्वेश्चन है। बार बार आपको ये फॉर्मूला याद कराएंगे। भाई पूरे कंडक्शन में एक ही तो फॉर्मूला है, ये तो लॉटरी है इसकी कि पूरा कंडक्शन एक ही फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस, पहले भी टेम्परेचर डिफरेंस 10, बाद में भी टेम्परेचर डिफरेंस 10, टेम्परेचर डिफरेंस वही, हीट फ्लो भी वही। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो सीधी तो किसी को रटी होती नहीं है, फॉर्मूले से चलना पड़ेगा। फॉर्मूले से चलो, dQ/dt के ए T1 माइनस T2/L, dQ जूल, टाइम सेकेंड, एरिया मीटर स्क्वायर, तापमान केल्विन, लंबाई मीटर, जूल पर सेकेंड वॉट, के मीटर केल्विन, ये कहां जाएगा? नीचे, तो वॉट मीटर इनवर्स केल्विन। याद नहीं की जा सकती, ना प्रयास करिए याद करने का, ऑन द स्पॉट परीक्षा में ही निकाली जाएगी। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। आज पढ़ा दिया है, आज इसको फिर से कोशिश करना, वापस पढ़ना। आज ही ये टॉपिक पढ़ाया है तो आज इसको फिर से ट्राई करना। अभी मैं नहीं सॉल्व करना चाहता, 2019 में आया है, आज इस थ्योरी पढ़ा दी है, फिर से इसको प्रयास करिएगा, कल बताऊंगा। A slab consists of two parallel layers of copper and brass of same thickness having thermal conductivity in the ratio of 1:4. Thermal conductivity, तो के कॉपर बटे के
ब्रास कितना है 1:4। बहुत बढ़िया। इफ द फ्री फेस ऑफ ब्रास इज एट 100 एंड दैट ऑफ कॉपर इज 0, द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस। बहुत आसान। एक तरफ कौन है ब्रास, एक तरफ कॉपर, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के ब्रास, इसकी के कॉपर, और ब्रास कितने पर है 100, तो ब्रास है 100, कॉपर कितने पर है 0। यहां का पूछा है पैरेलल। पैरेलल में तो कभी इंटरफेस बनेगा ही नहीं ना भाई, पैरेलल शब्द हो ही नहीं सकता। पैरेलल में इंटरफेस कैसे बनेगा सोच, ये दो रॉड है, अगर इसको आप पैरेलल में लगा दोगे तो इंटरफेस तो बच्चे कभी बनेगा ही नहीं ना। इंटरफेस कब बनेगा सोच, जब दोनों सीरीज में होंगे। इंटरफेस बन ही नहीं सकता ना, ये शब्द आएगा ही नहीं। कोशिश करो, सोच कर दिमाग लगाओ। अगर दो पैरेलल में लगा दोगे तो जंक्शन कहां बना, ये किनारा हाई पर है, ये किनारा लो पर है। जंक्शन बनेगा कब, जब दोनों किस में होंगे सीरीज। सोचिए। हाँ बात तो वही हो गई, अगर ऊपर नीचे लगाओगे तो भी तो सीरीज ही तो हुआ वो। अगर ऐसे लगा दोगे, ऐसे लगा दो चलो। अब आप क्या बोल रहे हो, ब्रास का कितने पर है ऊपर वाला 100, और नीचे वाला क्या हो गया कॉपर 0, तो ये पैरेलल कहां हुआ, सीरीज हुआ ना भाई। 100 से चला और कहां गया 0। हाँ लेयर्स पैरेलल हैं, पर कॉम्बिनेशन क्या माना जाएगा, सीरीज या पैरेलल। अब जैसे ये दो रेजिस्टेंस है, ये 100 वोल्ट पर है, ये 20 वोल्ट पर है। अभी सीरीज है या पैरेलल है, सीरीज है, सीरीज है। ऊपर से करंट जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर ब्रास से स्टार्ट होगी कॉपर जाएगी, तो सीरीज माना जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं, ऐसा चाहें ऐसा बना लीजिए, बात वही है। ये ब्रास और ये कॉपर, ब्रास वाली फेस 100 पर, कॉपर वाली फेस 0 पर, इंटरफेस टी। तो ये सीरीज है, पैरेलल नहीं है। नहीं आ रही बात समझ, बताइए क्या करें, क्या दोनों की हीट बराबर कर दें, दोनों की हीट बराबर कर दें, बोलो चिल्लाओ। 100 - T अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलो L/K × A बराबर, इसकी बोलो T-0 L/K A। के ब्रास कहां जाएगा ऊपर, 100 - T, के कॉपर कहां जाएगा ऊपर। ब्रास का कितने रखा है 4 टाइम्स ऑफ कॉपर, यही है 100 - T, के कॉपर से के कॉपर। कितना आंसर बताइए, आ रहा है आंसर 80 डिग्री सही है। अगला देखें, द लेंथ एंड रेडियाई ऑफ टू रॉड, लेंथ का रेशियो बोलो, लेंथ का 1:2, रेडियस का 2:3। बहुत आसान है। आपसे क्या पूछा गया है, अमाउंट का रेशियो बताओ, कर लोगे। हीट का बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, सीधा लिख रहा हूं R²/L बनेगा। सीख पा रहे हो R²/L कैसे, बोलो। ऊपर क्या आएगा एरिया, नीचे लेंथ, एरिया को खोल दो πr²। किसी ने और आंसर बताओ, आंसर पक्का, जो करके लाए वो बता दो। सही है टिश्यू 9। अच्छा सवाल है। टू मेटल रॉड
1 and 2 of same length having same temperature difference. मजे आ गए? ध्यान से चित्र बनाओ। अब ये कौन है? पैरेलल। भैया यही इसकी सुंदरता है। दो मेटल रॉड 1 and 2 हैविंग सेम लेंथ, ओके लेंथ सेम, बहुत सुंदर। हैविंग सेम टेम्परेचर डिफरेंस। बता इस किनारे का टेम्परेचर डिफरेंस बोल, T1 माइनस, इसका बोलो T1। सीरीज में ऐसा नहीं होता। सीरीज में कहां हुआ था? का आया था 80, इसका टेम्परेचर डिफरेंस 20, इसका कहां सेम टेम्परेचर डिफरेंस है? पैरेलल में टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। सवालों से ये बात समझ में आएगी। नोट्स में तो सीरीज पैरेलल लिख के पढ़ाया जाता है बस, प्रश्न ही तो समझाएंगे। सेम टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों किनारों पर टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, मतलब कहां हो गया? पैरेलल। आगे पढ़ें। इसका K1 K2 एरिया A1 A2। व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर सेम रेट ऑफ हीट कंडक्शन? मतलब ऊपर की करंट और नीचे की करंट क्या करनी है? बराबर कर देते हैं, कर देते हैं। I1 बराबर I2, आई का फॉर्मूला बोल, T1 माइनस T2 बटे R, T1 माइनस T2 बटे R। R का फॉर्मूला बोल, L बटे KA। R का फॉर्मूला बोलो, L बटे KA। ये कटा K1 A1 बराबर। लो साहब, कोई सवाल अटकने वाला तो है ही नहीं, कहीं नहीं अटकोगे। प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। रोज बनाने हैं सवाल, 18 दिन रोज सवाल बना के लाने हैं। 18 दिन में ऐसा तैयार हो जाएगा कि सर सब क्वेश्चन तैयार। ना ना अलग अलग ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस रॉड को अलग मान लो, इस रॉड को अलग मान लो, हाँ हाँ क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं। कौन सा ऑप्शन? सेकंड। इसमें एक शब्द बढ़िया है, कंपाउंड। कल बताया था, पन्ने पलट के देख लो। सीरीज कभी कभार वो नहीं लिखता, सीरीज की जगह क्या लिख देता है? कंपाउंड। ये सवाल की खास बात है। पूरे प्रश्न में कहीं मेंशन नहीं है कि वो सीरीज है या पैरेलल है। पन्ना पलटो, कल एक सवाल था, याद हो तो देखो क्या आंसर था उसका। देखो के ही था शायद उसका आंसर, मुझे ऐसा याद आ रहा है के ही था। उसमें सवाल में दिखा हुआ था सीरीज, और मैंने आपको कहा था जेई मेन में एक बार कंपाउंड के नाम से आया हुआ है प्रश्न, तो ये आपको चमकना चाहिए। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? सीरीज। शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो, शॉर्ट ट्रिक से कर लो। बोलो सीरीज का फॉर्मूला, 2K1 K2 अपॉन 2 पहले का, K दूसरे का 2K। 4K बाय, कौन सा ऑप्शन? जो सोच रहे हैं वो सोचते रहेंगे, ध्यान रखना। और जो कर रहा है वो बने रहो, फटाफट फटाफट करके चैप्टर पूरा कर लो। बाकी स्टार्ट करेंगे 10-12 दिन बाद, जब तक तो अपना थर्मो खत्म की स्टेज में आ जाएगा, फिर अपन अपने पास वाले को चिढ़ा सकते हैं। हाँ, इसलिए सोचना नहीं है, बस शुरू कर देना है कि आज सारे क्वेश्चन लगा लेने हैं। अगर याद हो तो मैंने आपको पहले दिन ये सेंटेंस लिखवाया था और कहा था ये सेंटेंस बड़ा जबरदस्त है, याद कर लो। पहला लेक्चर स्टडी स्टेट में वहां एक वाक्य लिखवाया था, बहुत जबरदस्त बढ़िया है। स्टडी स्टेट में सभी पॉइंट का टेम्परेचर सेम नहीं होता,
अलग अलग होता है भाई, सेम हो जाएगा ना, आर्ग्यूमेंट करना। जैसे ये रॉड है, ये 100 है, ये 0 है, अगर तुम बोल दो कि सबका सेम हो गया तो हीट कैसे फ्लो करेगी यार? जिसका 90 है उसका 90 रहेगा, क्योंकि जितनी हीट एंटर करेगी उतनी हीट। पहला दिन स्टडी स्टेट, खाना खाने बैठे हैं, पेट पूरा भर चुका है, अब कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जितनी हीट इन उतनी हीट आउट। स्टडी स्टेट तो बहुत बढ़िया सवाल है। टेम्परेचर डज नॉट चेंज विथ टाइम बट इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द। इसलिए ये सवाल मैंने लिया है कि ये थ्योरेटिकल सवाल बहुत प्यारा है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ वेरी नहीं करता, पर हर बिंदु का टेम्परेचर अलग 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 होता है। सही बात। अब ये इसलिए लिया था कि थोड़ा ऊट पटांग सवाल है। अब ये एक टर्म आ गई, टेम्परेचर। अब नहीं डरना, dt बाय dx ये पूछा है, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, dq बाय dt बराबर माइनस के ए dt बाय dx। अच्छे से देखो क्या दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी कौन है, के की वैल्यू डाल दो। इन ऑर्डर टू कंडक्ट, हीट दे रखी है पर सेकेंड 10। एरिया कहां है, अच्छा डी क्यू बाई ए डी टी है, वाह वेरी गुड। ये देखो कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया को कहां भेज दें, नीचे। ये पूरी वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखो। अगर कैलोरी पर सेकेंड होता तो डी क्यू बाई डी टी होता, कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये डी क्यू बाय ए डी टी है। क्या शब्द उर्दू के हो रहे हैं क्या, डी क्यू बाई डी टी कैलोरी पर सेकेंड, डी क्यू बाई ए डी टी कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.5 को नीचे भेज दो, कितना 20। 20 है कोई ऑप्शन में, ये इसलिए सवाल दिया था कि हर सवाल में कुछ कुछ बढ़िया बात है, इसमें ये सोचना था इसलिए सवाल था। पिछला वाला सवाल थ्योरेटिकल था, उससे पहले वाला कंपाउंड शब्द था। इसलिए जो क्लास इलस्ट्रेशन होते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास में हम वही सवाल लेते हैं जिनको करने से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हर सवाल में कुछ खास है, कंपाउंड आ गया, कहीं सीरीज पैरेलल आ गया, कहीं टेम्परेचर ग्रेडियंट आ गया, वो बात काम की। बोलो आगे बढ़े क्या, और थे क्या क्वेश्चन, हो गया पूरा। चलो एक और है, दो और है, इसमें तो नहीं है। एक और फाइल है क्या, कौन सी वाली, अच्छा ग्राफ का सवाल होगा एक, हाँ वो तो बहुत बढ़िया सवाल है भाई, अभी देख लेते हैं, सबका नंबर आएगा। ये होमवर्क में दिया था, अभी आंसर बता देना। ये वाला, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया था, याद करो। इसका आंसर आ रहा था अपना K1+3K2 कल पूरा पढ़ाया था, याद है, कोई सवाल है। ये शानदार प्रश्न है, इसको नोट कर लो, जिसने नहीं किया हो ग्राफ बना लो, आज कर पाओगे इस सवाल को। ये पूरे लेक्चर का सबसे बढ़िया सवाल है एक लाइन का। आपको मैंने बोल ही दिया है, एक एक लाइन में सवाल सॉल्व करने आने चाहिए, प्रैक्टिस से आ जाएंगे।
फिर 15 मिनट एक रेडियल फ्लो टॉपिक बचा हुआ है, वो पढ़ा के आज खत्म करते हैं इसको। मॉड्यूल है किसी पास थर्मल का? देखो तो थर्मल का मॉड्यूल, हाँ पास कर दे आगे। आज भाइयों 25 सवाल कंडक्शन के लगाने हैं, एक बार ईमानदारी से लिख लो, ईमानदारी से लिख लो। एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर बता देता हूं क्योंकि इसमें एक्सरसाइज 1 बहुत सारी अलग अलग टॉपिक की है ना। पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर है 58, पेज नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 1 से 18 सारे, 1 से 18 पूरे कंडक्शन के कर लेने हैं। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 लिखो, पहला और दूसरा, पहला दूसरा, 8वां, 9वां, 10वां, पहला दूसरा, 8वां, 9वां, 10वां। एक्सरसाइज 3 के लिखो, पहला, 7वां, 11वां, 15वां, बस। ये मैंने तीनों एक्सरसाइज में से कंडक्शन लिखा दिया है, सारे कर सकते हैं। और ये हो जाए, समय हो तो कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 2, कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 2, कॉन्सेप्ट बिल्डर 1, थर्मल की अलग से ईएलपी नहीं दे रहे हैं, रोज के लेक्चर में जो सवाल अपलोड हो रहे हैं वही ईएलपी है टॉपिक वाइज, तो अलग से ईएलपी नहीं दे रहे हैं, साथ साथ मॉड्यूल को लेकर चलना है। और जो रोज 8 से 10 क्वेश्चन है वही इसका होमवर्क है, ठीक है। तो ये आपका कंडक्शन है, आराम से 2-2.5 घंटे तबीयत से बैठिएगा और सारे क्वेश्चन लगाइए। चलिए, अब सवाल बहुत प्यारा है, पर इतनी बातें सीखने की है ना, आपका मन खुश हो जाएगा अगर सारी बातें समझ गए तो। चलो क्या कह रहा है, एक एक बात बताता हूं। द टेम्परेचर ड्रॉप थ्रू ईच लेयर इज शोन इन द फिगर। अच्छा, टेम्परेचर का डिस्टेंस के साथ ग्राफ, हाँ यार स्ट्रेट लाइन ही तो आना चाहिए था, अभी प्रूफ करके आए हो, पन्ना पलटो। स्ट्रेट लाइन हैविंग नेगेटिव स्लोप, सर बात सही है। सर ये क्या है, K1 K2, अच्छा पहले पहली रोड है फिर दूसरी रोड है, किसमें लग रही है, सीरीज या पैरेलल? सीरीज, एक के बाद एक, ऐसा चित्र बना लो, ये K1 और ये K2। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। Assume that external temperature T1 and T3 are maintained। यहां एक्सटर्नल T1 है और यहां T3 है, बहुत बढ़िया। T1 T3 से बड़ा है, चलो चलन दो, हीट कहां से कहां जा रही है, T1 से T3। थिकनेस दोनों की सेम है, मतलब जितनी इसकी लंबाई है उसकी लंबाई भी सेम है। अब बताइए K1 K2 में से कौन बड़ा है? प्रश्न समझ में आ गया? अब 2 सेंटेंस सुन लेना, तबीयत खुश हो जाएगी। सुनो, फॉर्मूला चिल्लाओ, dQ/dt -KA dt बाय, सुनते जाना, सीरीज है, क्या करंट सेम होगी, दोनों रॉड की थिकनेस और एरिया सेम है,
ये कौन है? स्लोप। ये स्लोप ही तो होता है। के को नीचे भेज दो। स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जिसका स्लोप ज्यादा उसका के कम। स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है फिसल पट्टी। देखना, पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, बताओ बेहतरीन रोमांचक फिसल पट्टी कौन सी है? पहली, दूसरी या तीसरी? तीसरी में फिसलने में आनंद आ जाएगा, बोला जाएगा तो तीसरी की स्लोप ज्यादा है। टेन थीटा, एक्यूट, ऑप्ट्यूज बड़े, कुछ नहीं होगा, इतने साल से कर रहे हो कहां रहा। सीधा स्लोप बोले तो फिसल पट्टी। जो बेहतरीन फिसल पट्टी होगी उसकी स्लोप ज्यादा। जल्दी से बताइए, इन दोनों में से किसकी स्लोप ज्यादा है, पहले की या दूसरे की? तसल्ली से देख लो, बढ़िया फिसल पट्टी कौन? दूसरा, मतलब इसकी स्लोप ज्यादा। और स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, जिसका स्लोप ज्यादा उसका के टू कम। तो आंसर आएगा के वन इज ग्रेटर देन के टू। बेहतरीन सवाल है, 5 मिनट और भी इस पे खर्च कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। आराम से अपने क्यों पूछें और पूरा सॉल्यूशन लिखें और बताइए क्या नहीं चमका। क्यों डी क्यू बाई डी टी क्यों काटा? ये सीरीज, सीरीज में दोनों में करंट सेम। ए क्यों काटा? दोनों रॉड्स का एरिया सेम। डी टी बाई डी एक्स स्लोप। आशीष सर माइनस क्यों भूल गए? अरे यार माइनस तो ऑब्वियस है, क्योंकि उसका स्लोप नेगेटिव ही तो है, तभी तो माइनस आ रहा है। तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, जिसका स्लोप ज्यादा उसका के कम। स्लोप मतलब फिसल पट्टी। बोलो, आज कंडक्शन निपटाना है, कल आओ तो चेहरा खुश होके लाओ कि नहीं सर पढ़ाई करके आए हैं 3 घंटे कंडक्शन की, क्योंकि अगले 2 दिन पढ़ाऊंगा रेडिएशन, स्टीफन्स लॉ, वीन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। 2 दिन वो चलेगा। हाँ जी सर, एक बार स्लोप समझा दो, थोड़ा कम आ रहा है, आजा ना बात कर, बिंदास ले जूम कर लेते, समझना बिंदास। 2 लाइन दिख रही हैं? कौन कौन सी 2 लाइन? एक लाइन ये रही, एक ये रही। थीटा नापते रहोगे परेशान हो जाओगे। जिसकी स्लोप ज्यादा मतलब वो बढ़िया फिसल पट्टी। बताओ ये स्लोप, स्लोप का मतलब पता होता है, अगर हिंदी में देखोगे ना तो होता है ढलान। ये कितना बढ़िया शब्द है ढलान। ढलान का मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन। जैसे ये प्लेटफॉर्म जिसमें मैं चल रहा हूं, इसकी स्लोप बताओ, कोई ढलान ही नहीं है। एक फिसल पट्टी ऐसी है, एक फिसल पट्टी ऐसी है, बताइए किसकी ढलान ज्यादा है? खत्म। कितना देसी शब्द है। हिंदी में, हिंदी मीडियम में तो लिखा ही ये जाता है, स्लोप का तो होता है ढलान। जिसकी ढलान ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा, बात खत्म। बताओ किसकी स्लोप बढ़िया है? एक ये फिसल पट्टी, एक ही है, इसकी स्लोप ज्यादा है। जिसकी स्लोप ज्यादा उसका के कम। के कम, के टू कम होगा और के वन ज्यादा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट? बोलो। बढ़े आगे, चलो अब एक टॉपिक है, चौथा ऑप्शन, के वन बराबर के टू। गलत है, बराबर कहां है? के वन इज ग्रेटर देन के टू। बट हीट फ्लो थ्रू मेटल वन इज लेस देन। गलत है, हीट फ्लो तो दोनों में सेम है। पांचवा, चलिए
लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़े, रेडियल फ्लो। नीट में तो कभी नहीं आया, एम्स में आया हुआ है, इसलिए एक बार पढ़ के देख लेते हैं। रेडियल फ्लो, अब 2-3 बातें बताना और आराम से सीखना। सीखना, बाद में नोट करना, पहला स्टेप लिख लोगे ना, उसके बाद तो आसान हो जाएगा। देखो, ये है साहब सिलेंड्रिकल रॉड। मैं आपको पूछूं इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो R बराबर होता है L बटे के। L L जो लंबाई हीट ने ट्रेवल करी, जितनी लंबाई हीट ने ट्रेवल करी वो है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ये यहां भी उतना ही है, यहां भी उतना ही है, यहां भी उतना ही है, कहीं इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी। इसको गौर करिए, मन खुश होगा। सबसे पहले एक खोखले गोले को इमेजिन करिए, ठीक खोखला गोला। सर कोई उदाहरण बताओ। प्लास्टिक की बॉल, प्लास्टिक की बॉल अगर सस्ती है, 5 रुपए 10 रुपए वाली, आप देखें हाथ से दबाने पर उसकी प्लास्टिक दब जाती है, हॉलो है पर उसकी प्लास्टिक की लेयर बहुत पतली है। अब कुछ बढ़िया अच्छे अमाउंट में अच्छी ब्रांड की प्लास्टिक की बॉल खरीदिए, उसकी ऊपर प्लास्टिक की जो लेयर है वो कैसी होती है, मोटी। मतलब अंदर की रेडियस और बाहर की रेडियस, और ये जो मैंने डॉट डॉट किया ये कौन है बताइए, ये वो मटेरियल है प्लास्टिक का। पहले इमेजिनेशन पर आइए। खोखली बॉल, प्लास्टिक की बॉल खोखली होती है अंदर से, अगर बहुत पतली है तो उसे बोलेंगे थिन स्फेरिकल शेल। अब मैंने क्या लिखा है, थिक स्फेरिकल शेल, मतलब उस प्लास्टिक की बॉल में जो प्लास्टिक है उसकी काफी अच्छी मोटाई है। अब मजे क्या है सुनना, सॉल्यूशन तो होता रहेगा। T1 बड़ा है तो बताओ हीट कहां से कहां जाएगी, T1 से ये हीट गई। अब सुनना, हीट कितनी लंबाई चलेगी, सोच के बताओ। यहां से यहां R2 माइनस, लंबाई तो चलेगी R2 माइनस, पर एरिया में फंस गए। कारण क्या है, अभी एरिया ये लेंगे, कुछ समय बाद हीट यहां आ जाएगी, कुछ समय बाद यहां आ जाएगी, कुछ समय बाद यहां आ जाएगी। क्या हीट का एरिया क्रॉस सेक्शन लगातार बढ़ रहा है, यहां नहीं बढ़ा। यहां देखिए, ये पाई आर स्क्वायर, अगले क्षण पाई आर स्क्वायर, उसके क्षण पाई आर स्क्वायर, इधर पाई आर स्क्वायर, एरिया नहीं बढ़ रहा, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। पहले ये तो समझ में आए कि मास्टर को 3 लेक्चर में इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी, आज ऐसा क्या हो गया इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। तो आपको ये फील तो आए, यहां एरिया थ्रू आउट कांस्टेंट है, यहां एरिया लगातार बढ़ रहा है। सिलेंडर में भी बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, बताता हूं, मन खुश होगा। ये देखिए, थिक हॉलो सिलेंडर लीजिए, थिक, ये मटेरियल अंदर वाला T1 पे, बाहर वाला T2 पर है, ये देखिए हीट निकलेगी। महसूस करिए, क्या एरिया लगातार बढ़ता जाएगा, लगातार एरिया बढ़ता जाएगा।
इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। बस पहला स्टेप ही लिखना है, काम का है, बाकी तो खटाखट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आपने इतने प्रश्न करे हैं करंट में, हमेशा क्या करते हैं, एक गोला मानते हैं जिसकी रेडियस आर, जिसकी मोटाई डी आर। अब बस इसका रेजिस्टेंस लिख के बता दीजिए मुझे, बस एक बार में। इसका थिकनेस कितनी है बताइए, डी आर। आर का फॉर्मूला बोलिए, एल बटे के, एल, कम ऑन एल। हाँ, हीट ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, बताओ यहां हीट ने कितनी करी, एल, तभी तो एल लिखते थे। इसमें यहां आई और यहां निकल गई, कितनी चली, डी आर। रटो मत, समझो, व्हाट इज एल, एल लंबाई है सर। अरे लंबाई नहीं है भाई, लंबाई नहीं है, हीट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो है एल। आप बोल देते हो हाँ सर एल तो लेंथ है, आज देखो ना, ये T1 ये T2 ये रॉड की लंबाई। बताओ, हीट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वही तो एल है। बताइए, इस एलिमेंट के लिए सब भूल जाइए, सब भूल जाइए, केवल एलिमेंट पे फोकस करिए। यहां से हीट एंटर हुई, यहां से बाहर निकली, कितना चला, डी आर। के एरिया, इस पीले वाले का एरिया, स्फीयर है स्फीयर, 4 पाई, खत्म। अब बताइए कहां से कहां इंटीग्रेशन, ये गोला R1 से शुरू होकर, ये स्टेप लिखने के लिए जान लगानी है बस। यहां क्यों नहीं लगाई, उसका कारण बताइए, यहां क्यों सोचा, उसका कारण बताइए, तब फिजिक्स पढ़ने का मजा है। आज तक सर आपने 3 दिन में 30 सवाल करा दिए, कभी आपने कहा ही नहीं इंटीग्रेशन, क्यों नहीं कहा, क्योंकि थ्रू आउट जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो सेम था। ये देखना रॉड, इधर एरिया इधर एरिया इधर एरिया इधर एरिया, ये रॉड है, हर जगह एरिया यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म था। क्यों वो यूनिफॉर्म बोलता है, देखो आप, देखो इसने बोला है थिकनेस क्या है, सेम है, थिकनेस सेम है। अगर थिकनेस वेरिएबल हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं, नोट करिए, इसे कहा जाता है रेट फ्लो। कोई सवाल इस पे नहीं आया है, मॉड्यूल में भी नहीं है, इसलिए करा रहे हैं, एम्स में बहुत पहले आया हुआ है, तो अपन को आना चाहिए, समझ के रखेंगे तो जो पुरानी वाली बात है वो और कितनी मजबूत होती है। अच्छा यार, एल आज और अच्छा पता चला, अभी तक तो मैं एल लंबाई 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 चिल्ला रहा था, आज एल का नया नाम पता चला। हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलने में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो है एल। इसको अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ता हूं, आपके और मजे आएंगे। जब मजे आ ही रहे हैं तो मैं पूरे ही ले लेता हूं, भाई समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो चलन दो। सुनना, अभी आपको ना उस फॉर्मूले की आर पार फील ही आ जाएगी और कभी आप परेशानी नहीं होगे। ये AIPMT का सवाल है, लो साहब, ये क्यूब है, आपको पूछा गया है तीनों केस में रेजिस्टेंस बताइए, फॉर्मूला है R बराबर रो L बाई ए। अब एक बात सुन लीजिए, मजा आ जाएगा, L लंबाई नहीं है, L है करंट ने जितनी दूरी तय करी
और ए है क्रॉस सेक्शन। ए क्या है? अब देखो ए और बी, इसका मतलब है करंट ए से बी जा रही है, ए से बी। बता कितनी लंबाई? रो एक्स बटे क्रॉस सेक्शन, ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये वाला क्रॉस सेक्शन। बताओ लंबाई इंटू चौड़ाई, वाई इंटू, खत्म। इसमें मजा आ जाएगा, सुनना। फिर लिख रो एल बटे ए, करंट ए से बी जा रही है, ए से बी। बता कितनी चली? कितनी? वाई बटा क्रॉस सेक्शन एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, एक्स इंटू जेड। इसमें ये दीवार कौन सी दीवार समझ गए? आगे वाली और पीछे वाली। करंट ऐसे जा रही है, तो बताओ कितनी गई अंदर? कितनी अंदर गई? बटा क्रॉस सेक्शन ये वाला, ये वाला, एक्स इंटू, क्योंकि बिल्कुल एनालॉजी है। आज इस बात को आपको और मजबूती समझ में आएगा कि एल है क्या। एल लंबाई थोड़ी ना है। तुम लंबाई बोल के सवाल कर ही नहीं सकते। कौन सी लंबाई लोगे एक्स वाई जेड में? तो लंबाई नहीं है, एल है करंट को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में कितनी लेंथ को ट्रेवल करना पड़ा। अब देखो, अब और मजा आएगा। इस एलिमेंट पे बताओ, यहां से हीट एंटर हुई और यहां निकली, तो कितनी लंबाई चली? ये देख लिया। क्या बात समझ आई? तो डी आर का आर आपने तो लिख के छोड़ दिया, इंटीग्रेशन कराएगा कौन? लिख के छोड़ दिया। यहाँ तो हाथ खराब पड़ी है। आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, आर की पावर -2, -2 का -2 + 1 अपॉन -2। आया नहीं है प्रश्न, नहीं अपने मॉड्यूल में। एम्स जब परीक्षा होती थी तो उस समय का एक सब्जेक्टिव सवाल है ये, पर क्या इससे क्लैरिटी समझ में आती है। अब आपने ये समझा, इसके साथ मैंने तुरंत करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल कराया तो आपको लिंक हो गया, अरे हाँ यार दोनों बात एक ही है, कहीं कोई इसने वाली बात नहीं है। आज घर जाके कंडक्शन पूरा पढ़ो। क्लास नोट्स में 3 लेक्चर हो गए, आज तीसरा लेक्चर है। तीनों लेक्चर अच्छे से पढ़ो। 30 से 35 सवाल क्लास में करा दिए हैं, उनको अच्छे से करो। और फिर मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 2 3। लिमिट डाल दो। डाली, लिमिट डाली। इस माइनस को अंदर डाल दो। पन्ने पलट लो, पहला लेक्चर खोल लो। ये कंडक्शन की सारी बातें हैं, इससे एक सवाल बाहर नहीं जाना है। जो क्लास में आपको करवाया जा रहा है उसको 100% ईमानदारी से कर लो।
पूरा कंडक्शन एक शॉट में तैयार हो सकता है और उसके शॉर्ट नोट बना लो, एक पन्ने में आ जाएंगे क्योंकि ज्यादा बातें ही नहीं है। अब कोई रह गया क्या? कोई बच्चा कह रहा था कोई सवाल रह गया? सारे हो गए क्या? सब हो गए सारे? नए पेज से हेडिंग डाल लो। आज दिन अच्छा है, हेडिंग डाल लो। कल शुरू करेंगे। चलो, धन्यवाद। रोक के रखना भाई।